सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। आप सभी को श्वेता मैम की तरफ से एक बार फिर नई सुबह में सुप्रभात। कैसे हो बच्चों आप सब? घर पे हो तो अच्छे ही होंगे, है ना? लेकिन घर पे रहते हुए ये नहीं कि आप पढ़ाई डिब्बा गोल कर दो, ठीक है? पढ़ते रहना। ओके, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश सुना सुना हो सकता है आपको लगे, और ये भी हो सकता है कि काफी बच्चे कर भी चुके हैं इसको हल। लेकिन बात सिर्फ हल करने की नहीं होती, बात अच्छी तरह समझ के पूरे नंबर लाने की होती है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा, चाहे संस्कृत भाषा, हर स्टूडेंट इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको अपठित गद्यांश को कैसे हल करना चाहिए और इसे हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये समझाऊंगी। तो शुरू करें। सबसे पहले, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अपठित, इसका अर्थ होता है वह विषय वस्तु जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी हो या फिर आपको पहली बार पढ़ने के लिए दी गई हो। समझ में आई बात? अपठित, पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ, और अगर उसका आगे अ लगा दे यानी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब वह चीज जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो वह आपके सामने आ गई हो। ठीक है, और उसे देखकर आपको कहा गया हो कि इसे पढ़िए और फिर जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं या इसमें से जो प्रश्न निकल रहे हैं उनके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब हमें प्रश्न उत्तर करते समय या इसे हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम जान लेते हैं। देखिए, प्रमुख जो निर्देश हैं वो हैं, अपठित गद्यांश को हल करने से पहले छात्र को उसे कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ने के बाद उसके मूल भाव को अच्छे से समझे कि उसमें क्या बात बताई गई है। पता चले कि अपठित गद्यांश में बताया तो जा रहा है देशभक्ति के बारे में, लेकिन आपको ये चीज समझ में ही नहीं आ रही कि आपको देशभक्ति के बारे में उसमें पढ़ के उसको ये बात समझनी कि हाँ उसमें देशभक्ति के बारे में बताया गया है, और आप उसमें कुछ और ही मूल भाव निकाल रहे हैं। इसलिए उसे आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा आप उसके मूल भाव को समझेंगे। गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तथा सरल भाषा में लिखें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप उत्तर लिखते समय ऐसे शब्दों का चयन कर लें या ऐसी भाषा का चयन कर लें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा गलतियां करनी पड़े और उन गलतियों के कारण आपके नंबर बिना वजह कट जाए। उत्तर सही लिखते हुए भी भाषा के चयन के कारण आपके उत्तर के नंबर कट जाए। तो आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें, एक तो छोटे छोटे वाक्यों में, ठीक है, और सरल भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, और काफी बार तो ऐसा होता है कि आपको प्रश्नों के उत्तर एज इट इज उस गद्यांश में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। प्रश्नों के जो उत्तर है वो गद्यांश के आधार पर ही दें। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर क्या दें? गद्यांश के आधार पर ही दें। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से कुछ भी पूछा क्या गया है और क्या दे रहे हैं। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो उसे गद्यांश के मूल भाव के आधार पर ही लिखें। ये नहीं कि पूछा कुछ और गया है और आप शीर्षक कुछ और लिख रहे हैं। और एक बात और, शीर्षक हमेशा छोटा यानी कि लघु ही होना चाहिए, बहुत बड़ा एक एक दो दो लाइन का शीर्षक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शीर्षक मेन होता है, शीर्षक के अंदर ही सारा सार छुपा होता है उसका। ठीक है बच्चों, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अपठित गद्यांश मुख्य रूप से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वह निम्न है। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आपको पूर्ण वाक्य या फिर एक शब्द या दो शब्द में उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, दूसरा आ सकता है कि गद्यांश को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। मतलब विकल्प आ सकते हैं आपके सामने अ ब स द के रूप में और आपको फिर सही विकल्प का चयन करना है। तीसरा, गद्यांश को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति दीजिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, मतलब रिक्त स्थान दे दिए जाएंगे और आपको गद्यांश के
जो लाइनें हैं उनको ध्यान से पढ़कर उन रिक्त स्थानों में जो शब्द नहीं है वो लिखना है, ठीक है। और लास्ट, गद्यांश को पढ़कर निम्न शब्दों के विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब निम्न शब्द जो आपको वहां दिए गए होंगे, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, तो उन शब्दों के विलोम यानी उल्टे शब्द और पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द आपको उस गद्यांश को ध्यान से पढ़कर देने हैं। तो बच्चों मुझे लगता है कि अगर आप इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे अपठित गद्यांश में, ठीक है। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए आप, ये मैंने आपके सामने एक अपठित गद्यांश दिया है कि अंग्रेजों को ऐसे निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। भारी लाव लश्कर लेकर वे बहराइच किले पर टूट पड़े। बेगम की फौज के कुछ लोगों को जागीर का लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था। बेगम की सेना ने पूरी हिम्मत और ताकत से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, परंतु गद्दारों के कारण बेगम की सेना के पैर उखड़ने लगे। बेगम हजरत महल के सेनापति ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेगम साहिबा, हमारी फौज अब ज्यादा देर अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाएगी, हमारी शिकस्त होगी। आप कुछ ईमानदार सिपाहियों के साथ मैदान जंग से दूर चली जाएं। तो बच्चों, ये था एक ऐसा अपठित गद्यांश जो पहले नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि भारी लाव लश्कर के साथ अंग्रेज जो थे वो किस किले पर टूट पड़े। तो आपको उत्तर देना है बहराइच किले पर टूट पड़े, ठीक है। बेगम हजरत महल को किसने समझाया? बेगम हजरत महल को उनके सेनापति ने समझाया, ठीक है। अब अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारी फौज अब ज्यादा देर अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाएगी, ये किसने कहा? सेनापति ने, बेगम हजरत महल ने, या अंग्रेजों ने? तो इसका सही उत्तर होगा सेनापति ने, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं ईमानदार शब्द किसका विलोम है या फिर बेईमान शब्द का विलोम छांटिए उपयुक्त गद्यांश में से, तो आपका उत्तर होगा ईमानदार, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपको जो अपठित गद्यांश आपके परीक्षा पत्र में आते हैं उनको इन नियमों का पालन करके आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं और उनका अच्छे से उसको हल करना है, उनका उत्तर देना है, ठीक है। तो बेटा आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि आप अपठित गद्यांश को किस तरह से हल करेंगे, ठीक है। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके आप इस पे अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमेशा की तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाय एवरीवन।